हेलो एवरीवन, मैं राहुल सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं स्टेप अप एकेडमी में। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का एक और सैंपल पेपर। एक सैंपल पेपर हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। और इस वाले सैंपल पेपर से हम और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे कि भाई किस तरीके से क्वेश्चंस आने वाले हैं और कैसे हमें उनके आंसर्स करने हैं, ठीक। तो शुरुआत हम करेंगे सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस पढ़ने से। तो ये सीबीएसई का एक और सैंपल पेपर है जिसको मैं आपको सॉल्व करके बताने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले भाई फिर से देख लेते हैं कि इंस्ट्रक्शंस क्या हैं। आपके पास हो सकता है बोर्ड एग्जाम में इंस्ट्रक्शंस पढ़ने का समय ना रहे, तो हम यहीं पर इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं। यही इंस्ट्रक्शंस जो हम यहाँ पढ़ेंगे, सेम इंस्ट्रक्शंस आपको बोर्ड एग्जाम में रहेंगे, ठीक है। तो हमें देख लेना है भाई, टोटल 6 सेक्शंस हैं, ठीक है। अब इन टोटल 6 सेक्शंस में 37 क्वेश्चंस हैं, ठीक। इन 37 क्वेश्चंस में क्या क्या है देखते हैं। सबसे पहला सेक्शन क्या होगा आपका, एमसीक्यू होगा, जिसमें टोटल 20 क्वेश्चंस होंगे और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। दूसरा सेक्शन जो 21 to 24, इसमें देखिए कितने क्वेश्चन है, टोटल 4 क्वेश्चंस है ना। ये जो 4 क्वेश्चंस हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं और हर एक पर 2 मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है। और वर्ड लिमिट दी हुई है यहाँ पर कि भाई 40 वर्ड्स के आसपास आपको इसका आंसर लिखना है। 40 वर्ड्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बट याद रखना भाई, ऐसा नहीं है कि 40 वहाँ कोई गिनता बैठे रहेगा। 40 वर्ड्स यानी कि आपको 2 पॉइंट्स बनाने हैं, लगभग 2-2 लाइन के, ठीक है। देन थर्ड सेक्शन जो है, इसमें अपन देखते हैं कि 25 से लेके 29 नंबर का जो क्वेश्चन है वहाँ तक ये रहेगा और हर एक में 3 मार्क्स रहेंगे, है ना। तो 5 क्वेश्चन है ये, 25, 26, 27, 28 और 29। तो 5 क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स के आएंगे और यहाँ वर्ड लिमिट है 60 मार्क्स। हर एक में आपको 3 पॉइंट्स लिखने हैं कम से कम, और हर एक पॉइंट कम से कम 2 लाइन का आपका होना चाहिए। हर एक पॉइंट के बाद 1 लाइन छोड़कर आप आंसर लिखें, ताकि जो एग्जामिनर है, जो चेक करने वाला व्यक्ति है, वो अच्छे से चेक कर सके, उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। देन अगला जो सेक्शन है, फोर्थ सेक्शन हमारा, सेक्शन डी। यहां पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 से 33, अरे फिर से 4 क्वेश्चन है और हर एक में 5 मार्क्स हैं और वर्ड लिमिट है यहाँ पर 120 वर्ड्स, है ना। इसमें कम से कम आज आपको 5 पॉइंट्स लिखने हैं और हर पॉइंट कम से कम 2 से 3 लाइन का होना चाहिए, ताकि इस वर्ड लिमिट तक अपन पहुंच सकें, ठीक है ना। तो 5 मार्क्स का है, 5 पॉइंट्स आपको लिखने हैं, हर पॉइंट के बाद 1 लाइन छोड़नी है, ताकि चेक करने वाले को आसानी रहे और आपको अच्छे मार्क्स मिलें, ठीक। देन अगला जो सेक्शन है, वहाँ क्वेश्चन नंबर 34 से 36 यानी 3 क्वेश्चन हैं। ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हैं, है ना। क्या है ये, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। टोटल 4 मार्क्स का होगा। 4 मार्क्स में से 2 क्वेश्चंस जो हैं वो 1 मार्क के होंगे और 1 क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क का होगा। तो 1 मार्क वाले क्वेश्चन में 1-1 पॉइंट लिखना है आपको, 2 मार्क वाले क्वेश्चन में आपको 2 पॉइंट्स लिखने हैं। जैसे कि हम जो 2 मार्क का क्वेश्चन हमने पहले देखा उसको अटेम्प्ट करना है, उसी तरीके से हमें यहाँ पर भी अटेम्प्ट करना है। और आखिरी जो 37th क्वेश्चन है, ये आपका मैप क्वेश्चन होगा। इसमें 5 मार्क्स का टोटल मैप आना है। इसमें भी आप देखोगे 2 सेक्शन है, ठीक है। पहला सेक्शन जिसमें 2 मार्क्स का मैप आना है वो हिस्ट्री से होगा, और दूसरा सेक्शन जिसमें 3 मार्क्स का मैप आना है वो जियोग्राफी से होगा, ठीक है। तो ये इंस्ट्रक्शंस यहीं अच्छे से देख लीजिए, आपका समय बचेगा बोर्ड एग्जाम्स में। इंस्ट्रक्शंस में आपको ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर्स पर जा सकते हैं, ठीक है। तो कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस जो अपन को देखने हैं, उनमें से कुछ और बच गए हैं, उन पर भी ध्यान दे लेते हैं। देयर इज नो ओवरऑल चॉइस इन द क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर में कोई ओवरऑल चॉइस नहीं है, मतलब कि सबका क्वेश्चन पेपर सेम ही है, बस उसमें क्वेश्चंस की जंबलिंग कर दी जाएगी, कोई क्वेश्चन ऊपर नीचे कर दिए जाएंगे। हाउएवर एन इंटरनल चॉइस हैज बीन प्रोवाइडेड इन फ्यू क्वेश्चंस, मतलब कि और में क्वेश्चंस दिए होंगे, ठीक है। एक ही क्वेश्चन है, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 22 जो 2 मार्क्स का है, उसमें आपको चॉइस दे दी कि या तो ये करो या तो ये करो, है ना। तो इंटरनल चॉइस है। ओनली वन ऑफ द चॉइस इन सच क्वेश्चंस हैव टू बी अटेम्प्टेड। 2 में से कोई एक ही करना है, दोनों नहीं करना है। इन एडिशन टू दिस, सेपरेट इंस्ट्रक्शंस आर गिवन विथ ईच सेक्शन एंड क्वेश्चन। हर एक के साथ, ऐसे जैसे हमने ओवरऑल दे दिया है, वैसे हर एक क्वेश्चन के साथ, हर एक सेक्शन के साथ सेपरेटली आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। जहां पर जरूरत है, जहां जरूरत नहीं है वहां ऐसे सेपरेटली इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए गए हैं, ठीक है। तो सैंपल पेपर का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या आता है। ये वाटर रिसोर्सेज से है।
हाउ मच ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर, अर्थ के सरफेस का कितना पार्ट वाटर से कवर्ड है, 1/3, 2/4, 1/4, 3/4। तो हम जानते हैं भाई कि वर्ल्ड का जो टोटल सरफेस एरिया है उसका लगभग 75% यानी कि 3/4 है ना। वैसे तो अपन जानते हैं कि जो सिनेरियो है वो 70-30 का है, ऐसे 71 और 30 है ना, 29, 71% एंड 29% ऐसा है क्राइटेरिया, ठीक है। लेकिन अब अपन चूंकि एक ओवरऑल जैसे चलते हैं कि यार बुक में जो दिया हुआ है तो वहां पर ऑप्शन आपको दिया हुआ है 3/4, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, 3/4 एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच सॉइल इज नोन एज रिगर सॉइल, इनमें से कौन सी सॉइल को रिगर सॉइल कहते हैं हम, रेड सॉइल, अलूवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल और सैंडी सॉइल। तो हम जानते हैं भाई इसमें से जो ब्लैक सॉइल है जिसे हम कॉटन ब्लैक सॉइल या रिगर सॉइल भी कहते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, सी, ब्लैक सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टडी द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इज बेस्ट रिप्रेजेंटिंग द इमेज, ये किसकी इमेज है यहाँ पर, द फॉलन मैरियाने, मैरियाने किसके लिए यूज किया जाता था, फ्रांस के लिए। द फॉलन मदर अल्बानिया, नहीं भाई। द फॉलन मदर इंडिया, बिल्कुल नहीं। द फॉलन जर्मेनिया, ये जर्मेनिया की इमेज को रिप्रेजेंट करता है, तो हमारा आंसर क्या होगा, डी, फॉलन जर्मेनिया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट वन। ये कम्युनल पॉलिटिक्स के ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं, इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है वो हमको बताना है। When the state favors a particular religion, डेफिनेटली ये कम्युनल पॉलिटिक्स है, ये करेक्ट है, इनकरेक्ट नहीं है। It occurs when religion is not expressed in politics, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा भाई, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है कम्युनल पॉलिटिक्स के लिए। कम्युनल पॉलिटिक्स कब होती है, when religion is expressed in politics, तब होती है कम्युनल पॉलिटिक्स। नॉट लग गया मतलब कि ये इनकरेक्ट है, हमारा आंसर हमें मिल गया। हमारा आंसर क्या होगा, बी, इट अकर्स व्हेन रिलीजन इज नॉट एक्सप्रेस्ड इन पॉलिटिक्स। लेकिन देखो भाई कम्युनल पॉलिटिक्स का आंसर हम यहाँ से याद कर सकते हैं, क्या होती है कम्युनल पॉलिटिक्स, व्हेन स्टेट पावर फेवर्स अ पर्टिकुलर रिलीजन, व्हेन द डिमांड ऑफ ओनली वन रिलीजन इज एक्सेप्टेड एंड वन रिलीजन इज प्रेजेंटेड सुपीरियर टू अदर रिलीजन, ठीक है ना। तो ये देखो एक क्वेश्चन का आंसर हमें यहाँ से याद हो गया। प्रैक्टिस करते करते हम क्वेश्चन आंसर्स भी याद कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट सीक्वेंस, करेक्ट सीक्वेंस आपको बताना है। All activities that convert the raw material into finished products, finished product, final goods are transported to the market for commercial exchange and the income earned from it. Raw material, labor cost of labor, cost of land, transport, power and their infrastructure। देखो भाई इसमें से आपको एक अरेंज करना है प्रॉपर तरीके से। तो सबसे पहले हमें चाहिए होता है रॉ मटेरियल, लेबर, कॉस्ट ऑफ लैंड, ये सारी चीज़ें इनके बिना नहीं हो सकता। तो हमारा पहला स्टेटमेंट तो ये हो जाएगा, सबसे पहला स्टेप ये होगा, ठीक है। फिर इसको हमने कन्वर्ट किया फिनिश्ड प्रोडक्ट में, है ना। तो बीच में अपन को ये इंटरमीडिएट मिलेगी, ऑल एक्टिविटीज दैट कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट, ये इंटरमीडिएट वाला ये दूसरा स्टेप हो जाएगा। जब ये हो गया तो फिर फिनिश्ड प्रोडक्ट मिलता है, तो ये हमारा तीसरा स्टेप हो जाएगा। और जब फिनिश्ड प्रोडक्ट मिल गया तो इसको मार्केट में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है कमर्शियल एक्सचेंज के लिए। तो हमारा चौथा पॉइंट ये हो जाएगा। तो हमारा सीक्वेंस क्या हो जाएगा, 4 1 2 3। तो देखो पहला ही ऑप्शन नजर आ रहा है 4 1 2 3, तो हमारा ऑप्शन के आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स इज नोन एज, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसे हम क्या कहते हैं, ई बैंकिंग, बार्टर एक्सचेंज, बैंकिंग, प्रॉमिसरी बिल्स। भाई देखो इनमें से हमको इतना सब पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, जैसे ही हम ये पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में आ जाता है बार्टर सिस्टम या बार्टर एक्सचेंज। तो हमारा आंसर क्या होगा, बार्टर एक्सचेंज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द स्टेटमेंट गिवन बिलो। इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है हमें बताना है। क्रेडिट रेफर्स टू अरेंजमेंट इन विच बोरोवर सप्लाई द लेंडर विथ मनी, गुड्स और सर्विसेज इन रिटर्न फॉर द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट। देखो यहां पर बहुत से लोग गलती कर सकते हैं, पहला ही ऑप्शन जो है वो गलत है। कैसे गलत है भाई, ये कह रहे हैं बोरोवर सप्लाई द मनी,
भैया बोरोवर सप्लाई थोड़ी करता है, बोरोवर तो उधार मांग रहा है, लैंडर जो होता है वो सप्लाई करता है। तो पहला ही स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया, तो हमारा आंसर तो हमको मिल गया, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए। ये पहला स्टेटमेंट ही गलत है, बाकी के सारे सही हैं। देखो रीड कर लेते हैं। इंटरेस्ट रेट, कोलैटरल एंड डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट एंड द मोड ऑफ रीपेमेंट इज कॉल्ड द टर्म्स ऑफ क्रेडिट, बिल्कुल सही है। इन रूरल एरियाज द मेन डिमांड फॉर क्रेडिट इज फॉर क्रॉप प्रोडक्शन, ये भी बिल्कुल सही है। द क्रेडिट हेल्प्स हिम टू मीट द ऑनगोइंग एक्सपेंसेस ऑफ प्रोडक्शन, कंप्लीट प्रोडक्शन ऑन टाइम, ये फार्मर्स के लिए बोला जा रहा है, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो हमारा पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत है। ठीक, चलिए भाई अगले क्वेश्चन पर आते हैं। वन ऑफ द लार्जेस्ट आयरन ओर डिपॉजिट्स इन द वर्ल्ड, मैच द कॉलम करना है, कहां पर है, मैच करिए जरा, देखिए क्या आता है, कौन सी है। हम जानते हैं कुद्रमुख माइंस जो हैं हमारी, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट हैं इन द वर्ल्ड, तो हमारा ऑप्शन देखो ए के साथ क्या आ जाएगा, 2। द लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट, एक ही स्टेट का नाम दिख रहा है तो हमको तो दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है, उड़ीसा, तो बी के साथ क्या आ जाएगा, 4th। ठीक है, देन द मोस्ट इंडिस्पेंसिबल मिनरल यूज इन इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, भाई तो हम जानते हैं माइका है जो इंसुलेटर की तरह यूज किया जाता है, तो सी के साथ आ जाएगा 1। और डी, अ मिनरल दैट इज फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ मोस्ट जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, तो क्या बचा, लाइमस्टोन है, तो डी के साथ क्या आ जाएगा, 3। ठीक है, तो जरा देखते हैं हमारे पास जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसमें से क्या ऑप्शन होगा हमारे पास, ए के साथ 2, बी के साथ 4 है ना, ए के साथ 2, बी के साथ 4, सी के साथ 1 और डी के साथ 3, तो हमारा आंसर होगा सी। ठीक है, ये हमारा करेक्ट मैच द कॉलम हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं अपन। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, बर्ड हैजलर्स इन कोऑपरेशन, एंड्रू यूल एंड जार्डिनियन स्किनर्स एंड कोऑपरेशन आर द बिगेस्ट, क्या थे ये, यूरोपियन मैनेजर्स एंड एजेंट्स, अफ्रीकन मैनेजमेंट कंपनीज, यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज, ईस्ट इंडिया कंपनीज, तो ये क्या थी, यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज थी, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं अपन, फिर से मैच द कॉलम दिया हुआ है आपको। एन ऑर्गेनाइजेशन दैट मॉनिटर्स द बैंक इन मेंटेनिंग अ कैश बैलेंस, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होती है, आरबीआई होता है भाई, तो हमको फिर से मिल गया, ए के साथ क्या आएगा, 4th आ जाएगा। एन ऑर्गेनाइजेशन दैट वर्क्स एज बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर द रूरल पुअर, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होती है इसमें से, सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, तो बी के साथ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर मीन्स ऑफ पेमेंट, मीन्स ऑफ पेमेंट क्या होता है, डिमांड डिपॉजिट होते हैं। ठीक है, तो मीन्स ऑफ पेमेंट में क्या आ जाएगा, मीन्स ऑफ पेमेंट में आ जाएगा डिमांड डिपॉजिट, तो सी के साथ क्या आ जाएगा, 2। एंड एन एसेंशियल फीचर इन अ बार्टर सिस्टम क्या होता है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, तो डी के साथ क्या आ जाएगा, 3rd आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, ए के साथ 4th, बी के साथ 1st, सी के साथ 2nd, डी के साथ 3rd, यानी हमारा आंसर होगा ए। ठीक है, पहला ही आंसर हमारा यहाँ पर, पहला ही ऑप्शन हमारा आंसर होगा। ठीक, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं अपन, अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया हुआ है। इट लीड्स टू अ डिक्लाइन इन द चाइल्ड सेक्स रेशियो ऑफ द कंट्री, इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जिससे कि चाइल्ड सेक्स रेशियो डिक्लाइन हुआ है इंडिया में। पुअर इकोनॉमिक बैकग्राउंड, डेफिनेटली ये इफेक्ट करता है लेकिन ये उतना नहीं करता। थ्रेट फ्रॉम द सोसाइटी, ये भी कई मायनों में करता है। सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन, ये है वो फैक्टर जिसके कारण हमारे यहाँ सेक्स रेशियो डिक्लाइन हुआ है ना। सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शंस होते हैं, और ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, दुनिया में कई सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शंस होते हैं, और उसके कारण क्या हो रहा है भाई, उसके कारण सेक्स रेशियो इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। असर्शन और रीजन का एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर। पावर शेयरिंग इज अ गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। Imposing the will of majority community over minority or over others may look like an attractive option, ये बिल्कुल गलत है, ये ऐसा नहीं होता है ना। तो दिखता जरूर है अट्रैक्टिव, लेकिन ये गलत चीज होती है, और ये एक्सप्लेनेशन तो बिल्कुल नहीं है, और दूसरा स्टेटमेंट गलत ही है। तो हमारा आंसर क्या होगा, दोनों ए और आर करेक्ट हैं,
लेकिन आर ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है, सॉरी दूसरा स्टेटमेंट गलत है, तो ए ट्रू है और आर फॉल्स है, ठीक है, क्योंकि हमने अभी कहा ये स्टेटमेंट जो है ना बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता है, अट्रैक्टिव लगता जरूर है हमको लेकिन हम कर नहीं सकते ये चीज, तो ये गलत है ये चीज, इसीलिए हमने क्या कहा, आंसर क्या होगा हमारा, सी होगा, ए करेक्ट है और आर फॉल्स है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं अपन। गिवन चार्ट gives an estimate of reserves of crude oil. Read the given data and find out which region can use the reserves for the maximum number of years. Maximum number of years के लिए इनमें से कौन सा रीजन है जो क्रूड ऑयल यूज कर सकता है। मिडिल ईस्ट में देखिए 808,000 मिलियन बैरल्स अवेलेबल है जो 70 ईयर्स तक चलेगा। यूनाइटेड स्टेट्स के पास 50,000 मिलियन बैरल्स है जो सिर्फ 10.5 ईयर्स तक चलेगा। और यदि हम वर्ल्ड का टोटल देखें, सब मिलाकर देखें तो 1697,000 मिलियन बैरल्स है जो सिर्फ 52.2 ईयर्स तक चलेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम बता सकते हैं कि भाई हमें मिडिल ईस्ट एक ऐसा रीजन दिख रहा है जहां पर सबसे ज्यादा लंबे समय तक लोग क्रूड ऑयल यूज कर सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, मिडिल ईस्ट, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। बैंक्स इन इंडिया होल्ड्स अबाउट 15% ऑफ डिपॉजिट्स एज कैश एज द प्रोविजन फॉर, किस चीज के लिए रखा जाता है, टू मेंटेन एटीएम्स, टू डिस्ट्रीब्यूट द मनी एज चैरिटी, टू पे डिपॉजिटर्स हु कम टू विड्रॉ देयर मनी, टू पे द स्टाफ्स सैलरी। क्या होगा आंसर, तो जो लोगों ने पैसा जमा किया है यदि वो विड्रॉ करने आ जाए उनको देने के लिए 15% रखते हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा, सी, ठीक है। चलिए फिर से देखते हैं। रीड द गिवन डेटा एंड फाइंड आउट विच स्टेट आर नॉट इक्वल कॉन्ट्रीब्यूटर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ लाइमस्टोन, ठीक है। डेटा देख लीजिए, आंध्र प्रदेश 11% की बात कर रहे हैं अपन, 11%, छत्तीसगढ़ 10%, गुजरात 9%, कर्नाटका 10%, मध्य प्रदेश 11%, राजस्थान 21%, तेलंगाना 8% और तमिलनाडु 9%। अब बताइए भैया कौन ऐसा है जो इक्वल प्रोडक्शन नहीं दे रहा, इक्वल कंट्रीब्यूटर्स नहीं है। तो हम देखते हैं इसमें ये दो ऐसे दिख रहे हैं जो इक्वल कंट्रीब्यूटर्स नहीं है, बाकी सबका तो ऑन एन एवरेज सही जा रहा है ना, ठीक है, क्लियर है ये चीज, तो ये बैलेंस बन जाएगा अपना, ठीक। तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें, राजस्थान एंड तेलंगाना। तो इन ऑप्शंस में हमको दिख रहा है राजस्थान एंड तेलंगाना दो ऐसी स्टेट्स हैं जहां पर इक्वल प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, ठीक। अब फिल इन दी ब्लैंक्स आया, टर्शरी सेक्टर के आगे फिल इन दी ब्लैंक्स है। प्राइमरी सेक्टर डिक्रीज्ड, प्राइमरी सेक्टर डिक्रीज हुआ तो पीपल बिगिन टू वर्क इन फैक्ट्रीज, यानी टर्शरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर में ये शिफ्ट हो रहे थे। तो टर्शरी सेक्टर इंक्रीज में क्या आएगा, राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ टर्शरी सेक्टर बिल्कुल आएगा। डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी सेक्टर ये कैसे आएगा, इसको बता ही नहीं सकते अपन। अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटीज फॉर वर्क ये हो सकता है। एम्प्लॉयमेंट ऑफ हाईली स्किल्ड एंड एजुकेटेड वर्कर्स ये तो होता है, सेकेंडरी में भी होता है, टर्शरी में भी होता है। तो यहाँ पर देखो इन सबको यदि हमें कवर करना है, दोनों पॉइंट को कवर करना है, तो ये हो जाएगा राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द टर्शरी सेक्टर, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं अपन, क्या दिया हुआ है, फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। इनमें से एक ऑड वन आउट अपन को निकालना है। ओपनिंग ऑफ कोल्ड स्टोरेज, सेटिंग फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, स्टार्टिंग हनी कलेक्शन सेंटर्स एंड ओपनिंग कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज। देखो ये सभी काय में आ रहे हैं। ओपनिंग ऑफ कोल्ड स्टोरेज ये एक सर्विस है, सेटिंग अप फूड प्रोसेसिंग यूनिट ये मैन्युफैक्चरिंग है, स्टार्टिंग हनी कलेक्शन सेंटर्स ये भी काय में आ जाएगा, प्राइमरी एक्टिविटी में आ जाएगा, ठीक है। और ओपनिंग कॉलेजेस इन यूनिवर्सिटी ये एक सर्विस है। लेकिन इसमें से हम ऑड वन आउट नहीं समझ पा रहे। यदि हम ये देखें तो ये तीन जो है ना ये ट्रेड से रिलेटेड है और ये एजुकेशन से रिलेटेड है, इसके बेसिस पर अपन समझ सकते हैं। तो हम ये देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, ऑड वन आउट क्या हो जाएगा इसमें से, ऑप्शन 4, ठीक है, ये ऑड वन आउट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ए, ऑप्शन 4, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, इन स्टेटमेंट्स को पढ़कर फिर हमें क्वेश्चन का आंसर करना है। क्या स्टेटमेंट है, रीड द कन्वर्सेशन बिटवीन फार्मर, शॉपकीपर एंड शूमेकर। ये इनके बीच में कन्वर्सेशन दिया हुआ है।
शू मेकर टू फार्मर, शू मेकर ने फार्मर से क्या बोला, आई विल गिव यू शू फॉर योर वीट। ठीक है, शूज बनाने वाला कह रहा है कि भाई तू मुझे वीट दे दे, मैं तुझे जूते दे दूंगा। लेकिन जो वीट जिसके पास है, यानी फार्मर जो है, वो शू मेकर से क्या कह रहा है, वो तो कह रहा है भैया मुझे शूज चाहिए नहीं, मुझे तो कपड़े चाहिए, आई नीड क्लोथ्स। तो अब ये क्लोथ्स बेचने वाला जो शॉपकीपर है वो क्या कह रहा है फार्मर से, शॉपकीपर कह रहा है भाई आई वॉन्ट शूज, दोनों को बोल रहा है आई वॉन्ट शूज बट आई डोंट हैव वीट। तो ये जो है ना, ये इसको बोल रहा है कि भैया मेरे को जूते चाहिए लेकिन मेरे पास तेरे को देने के लिए वीट नहीं है। अब ऐसी सिचुएशन में तो ट्रेड हो ही नहीं पाएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम इज फेस्ड बाय अ फार्मर, अ शॉपकीपर एंड अ शूमेकर। क्या प्रॉब्लम खींची, क्या प्रॉब्लम इनको मिली यहां पर भाई, लैक ऑफ टर्म्स ऑफ क्रेडिट, क्या ऐसा है, नहीं है। लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, ये है हमारा आंसर। यहां पर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, बी। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू गांधी जी अर्ज टू ज्वाइन द खिलाफत मूवमेंट बाय कांग्रेस। कांग्रेस को ये बोल रहे थे खिलाफत मूवमेंट हमको ज्वाइन करना चाहिए, क्या रीजन था, he saw this as an opportunity to bring the Muslims under a unified national movement. He knew that only Muslims can launch a broad-based movement. He knew that only Hindus can launch a broad-based movement. तो ये दोनों तो नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ओनली फर्स्ट, यानी कि आंसर होगा डी। तो हमारा आंसर हो गया डी, ओनली वन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। Which party is inspired from the ideas and teachings of साहू महाराज, महात्मा फुले, पेरियार रामास्वामी नायकर एंड बाबा साहेब अम्बेडकर। इन सबके जो वर्ड्स थे, इनसे कौन इंस्पायर हुआ, इनके आइडियाज से कौन इंस्पायर हुआ, कौन सी पार्टी इंस्पायर हुई, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, बहुजन समाज पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। तो हम जानते हैं भैया ये सब जो हैं ये लोअर कास्ट के लोगों को सपोर्ट करने वाले लीडर्स थे, उनकी कंडीशन इंप्रूव करने के लिए उन्होंने काम किया। तो ऐसी आइडियोलॉजी पे कौन काम करता है, बहुजन समाज पार्टी। ठीक है, तो ये पार्टी जो है ना, ये इंस्पायर्ड है इन सबके आइडियाज और टीचिंग्स से। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं अपन। व्हाट रोल डिड टेक्नोलॉजी प्लेज इन द शेपिंग द 19th सेंचुरी वर्ल्ड। अब हम थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पर आ गए। तो ये 2 मार्क का क्वेश्चन है, इसमें हमें 2 पॉइंट्स लिखने हैं, लेकिन चूंकि ये सैम्पल पेपर है तो इसमें बहुत सारे आंसर्स, अपन बहुत सारे पॉइंट्स देखेंगे, उनमें से कोई भी 2 पॉइंट आप अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। ठीक है, तो द रोल प्लेड बाय टेक्नोलॉजी इन शेपिंग है ना, इन शेपिंग द 19th सेंचुरी वर्ल्ड इज एज फॉलोज। पहला क्या, द रेलवेज, स्टीम शिप्स, the telegraph were some important inventions without which the transformed 19th century world would not be imagined, could not be imagined। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हो गया। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी हमने बताया ना कि इन सब चीज़ों के बिना तो 19th सेंचुरी वर्ल्ड को इमेजिन किया ही नहीं जा सकता, तो इंपॉर्टेंस है। फिर दूसरा क्या, कॉलोनाइजेशन स्टिमुलेटेड न्यू इन्वेस्टमेंट्स एंड इम्प्रूवमेंट्स इन द ट्रांसपोर्ट। ये भी हुआ, क्यों हुआ ये, टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट के कारण। नेक्स्ट, फास्टर रेलवेज, लाइटर वैगन्स एंड लार्ज शिप्स हेल्प टू मूव फूड मोर चीपली एंड क्विकली फ्रॉम फार अवे फार्म्स टू द फाइनल मार्केट। ठीक है, ये तीनों में से कोई भी 2 पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, लेकिन शुरुआत इस तरीके से करनी है अपन को ताकि हमारा आंसर जो है वो इंप्रेसिव लगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एक्सप्लेन द फॉर्म्स ऑफ कास्टिज्म इन इंडियन पॉलिटिक्स। ये भी 2 मार्क का क्वेश्चन है भाई, 2 पॉइंट लिखने हैं, लेकिन यहाँ पर अपन देखते हैं कि ये सैम्पल पेपर में हमें कितने आंसर्स दिए हुए हैं, कितने पॉइंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो कास्ट कैन टेक वेरियस फॉर्म्स इन इंडियन पॉलिटिक्स, है ना। अब यहाँ पर अपन उसके डिफरेंट फॉर्म्स देख रहे हैं। तो पहला फॉर्म क्या दिखा हमको, व्हाइल चूजिंग कैंडिडेट, कास्ट क्या फॉर्म लेती है। तो जब कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी कैंडिडेट को चूज करती है तो वो ये ध्यान रखती है कि उस एरिया में कास्ट कंपोजिशन क्या है। तो हमने क्या लिखा आंसर भाई, व्हेन पार्टीज चूज कैंडिडेट्स इन इलेक्शंस दे कीप इन माइंड द कास्ट कंपोजिशन ऑफ द इलेक्टोरेट, यानी उस कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात कर रहे हैं, एंड नॉमिनेट कैंडिडेट्स फ्रॉम डिफरेंट कास्ट सो एज टू गेट द नेसेसरी सपोर्ट टू विन इलेक्शंस। ठीक,
दूसरा पॉइंट क्या आएगा इसमें, वाइल फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट। देखो वैसे तो 2 ही पॉइंट लिखने हैं तो ये 2 पॉइंट में हो जाएगा काम, लेकिन और भी हैं इसके अलावा। तो क्या होगा इसमें, फॉर्म जब गवर्नमेंट फॉर्म कर रहे हैं तो हर एक कास्ट के व्यक्ति को रिप्रेजेंटेशन मिले ऐसी कोशिश करते हैं, है ना। तो व्हेन द गवर्नमेंट्स आर फॉर्म्ड, पॉलिटिकल पार्टीज यूजुअली टेक केयर दैट रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ डिफरेंट कास्ट एंड ट्राइब्स फाइंड अ प्लेस इन इट। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट लिख दिया अपन ने इसमें। ठीक है, एक और पॉइंट क्या दिया हुआ है, वाइल कैंपेनिंग, कैंपेनिंग के टाइम पे क्या करते हैं, कास्ट के नाम पर ये वोट की डिमांड करते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स इन इलेक्शंस मेक अपील्स टू पीपल टू गिव देम देयर वोट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। हालांकि ये लीगल नहीं है ना। सम पॉलिटिकल पार्टीज आर ऑल्सो नोन टू फेवर सम कास्ट्स एंड आर सीन एज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, और नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल्स, की किस तरीके के प्रिंसिपल्स को हमने अडॉप्ट किया बिकॉज ऑफ कास्ट, है ना, कि सब कास्ट को इक्वलिटी मिले। तो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज एंड द प्रिंसिपल ऑफ 1 person 1 vote हैज कंपेल्ड द पॉलिटिकल लीडर्स टू रेज द कास्ट बेस्ड इश्यूज ड्यूरिंग इलेक्शंस। ठीक है, दे डू सो टू मोबिलाइज एंड सिक्योर पॉलिटिकल सपोर्ट, एंड इट ऑल्सो ब्रॉट न्यू कॉन्शियसनेस among the people of caste that were hitherto treated as inferior and low। ठीक है, तो ये हमारे आंसर में 4 पॉइंट लिखे, लेकिन कितने लिखना है, 2 पॉइंट लिखना है क्योंकि 2 मार्क का क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमको, वाई इज द इश्यू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट। तो भाई इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेंगे हम देखें, यहां पर भी ये 2 मार्क का क्वेश्चन है, हमें 2 पॉइंट्स ही लिखने हैं, लेकिन सैम्पल पेपर में कुछ बहुत से पॉइंट्स दिए हुए हैं और कुछ बढ़िया पॉइंट यहाँ पर फ्रेम किए गए हैं। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन का आंसर है। सस्टेनेबिलिटी फॉर डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट रेफर्स टू डेवलपमेंट विच टेक्स प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट। ठीक है, देखो ये जियोग्राफी वाला पॉइंट यहाँ दे दिया है इन्होंने। ये इससे हमको ये समझ में आ रहा है कि यदि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन भी यहाँ लिखते हैं, लिख सकते हैं, है ना, लेकिन इसके बाद वाले पॉइंट लिखें तो वो ज़्यादा बेहतर है हमारे लिए। बट ये चूंकि सैम्पल पेपर में अपन को आंसर्स में दिया हुआ है तो अपन इसको रीड कर लेते एक बार। इट इज़ द कैपेसिटी टू यूज द रिसोर्सेज जुडिशियसली एंड मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस। The issue of sustainability is important for the development because it should not compromise on the needs of future generations, otherwise it is meaningless। ठीक है, इसीलिए sustainability ज़रूरी है। ठीक, लेकिन ये पॉइंट ज़्यादा बेहतर है। If natural resources are not sustained, development will stagnate after a point of time। डेवलपमेंट रुक जाएगा यदि डेवलपमेंट सस्टेनेबल नहीं हुआ तो, है ना। Currently, the reckless exploitation of non-renewable natural resources is going on। Non-renewable जो हैं उनको recklessly हम use कर रहे हैं। Since the stock of natural resources is resources like crude oil and minerals is limited, development should not take place at the cost of these scarce natural resources as they are not renewable in the near future। है ना, non-renewable हैं ये, नियर फ्यूचर में रिन्यूएबल नहीं है, बहुत लंबा समय लगेगा रिन्यू होने में, है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैन बी अचीव्ड बाय जुडिशियस वेज, है ना। अब देखो इसको इतना बड़ा करने की जगह हम यहाँ से इसको 2 पॉइंट में ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमने पढ़ा 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 40 वर्ड्स में लिखना है, तो इस वाले पॉइंट को हम यहाँ से 2 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। एक ये हो जाएगा पॉइंट, एक ये हो जाएगा पॉइंट, तो इतना हमारा आंसर आसानी से हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। हाउ इज स्टेबिलिटी इन जॉब्स फॉर वर्कर्स अफेक्टेड ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, क्रिएटिंग अ रिक्वायरमेंट फॉर गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड एन एक्सपेंडिंग मार्केट। ठीक है, मतलब कि ग्लोबलाइजेशन के कारण जॉब्स पर क्या असर आया है, मेनली हमारा ये क्वेश्चन है। ठीक है, देखें क्या है इसका आंसर, कैसे लिखना है अपन को। देयर इज नो परमानेंट एम्प्लॉयमेंट बट workers are employed only when needed, that is they are flexible workers, है ना। इसका मतलब क्या होता है, that is, है ना, they are flexible workers in the slack season। slack season मतलब जब कम workers की requirement है तब की बात कर रहे हैं। in the slack season they are out of work with no compensation। देखो ये इफेक्ट हुआ ग्लोबलाइजेशन का जॉब्स पर। फिर
ड्यू टू इंक्रीज्ड कंपटीशन बिटवीन कंपनीज द एमएनसीज मेन ऑब्जेक्टिव इज टू लोअर कॉस्ट्स। जो एमएनसी है वो कंज्यूमर को भी कम पैसे में बेचना चाहती है लेकिन खुद भी प्रॉफिट कमाना चाहती है। तो यहाँ पर क्या होता है, हियर द एक्स फॉल्स ऑन द लेबर कॉस्ट, है ना, क्योंकि लेबर कॉस्ट में ही बचाया जा सकता है ना, रॉ मटेरियल में नहीं बचा सकते पैसा, लेबर में बचा सकते हो। इन विच बिसाइड्स टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट द वर्कर्स में बी गिवन लोअर वेजेस। तो जॉब्स में देखा कि भाई टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट तो है ही, साथ में लोअर वेजेस भी हो सकते हैं, और दे मे हैव टू वर्क ऑन अ पर डे बेसिस। मंथली सैलरी नहीं मिलेगी बल्कि पर डे बेसिस पर उनको काम करना पड़ेगा। ये इफेक्ट हुआ है एम्प्लॉयमेंट पर। वर्कर्स में हैव टू वर्क लॉन्गर आवर्स विदाउट एनी ओवरटाइम पेमेंट एट पीक सीजन टाइम and be laid off from work without any compensation during the slack season। ठीक है, ये भी असर हुआ है। तो ये देखो 3 पॉइंट दिए हैं, इनमें से कोई भी 2 हम लिख सकते हैं। ठीक, या देखो यहाँ ऑप्शन मिल गया और में, उसी क्वेश्चन के और में ये दिया हुआ है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ फेयर ग्लोबलाइजेशन। फेयर ग्लोबलाइजेशन से हम क्या समझते हैं, तो फेयर ग्लोबलाइजेशन मीन्स there should be opportunities for all and it also ensures that the benefits of globalization are shared by all equally। ठीक है, ये होता है इसका मीनिंग। इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट दिस, अब इसके लाने के लिए क्या कर सकते हैं, फेयर ग्लोबलाइजेशन के लिए द गवर्नमेंट कैन टेक द फॉलोइंग स्टेप्स। ठीक है, 1 पॉइंट ये हो गया, 1-2 पॉइंट ये हो गए, 3 पॉइंट आराम से अपन लिख सकते हैं और 2 मार्क्स हमको मिल सकते हैं। गवर्नमेंट कैन प्ले अ मेजर रोल इन मेकिंग दिस पॉसिबल बाय मेकिंग पॉलिसीज दैट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ रिच एंड पुअर बोथ। तो फेयर ग्लोबलाइजेशन होगा, अभी सिर्फ रिच पर फोकस है। इट शुड इंश्योर दैट द लेबर लॉज आर प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड सो दैट द वर्कर्स गेट देयर राइट्स, है ना, वर्कर्स के ऊपर फोकस किया जा सकता है। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, इट कैन मेक पॉलिसीज दैट कैन सपोर्ट स्मॉल प्रोड्यूसर्स बाय पुटिंग सम रिस्ट्रिक्शंस ऑन बैरियर्स। ठीक है, एंड इट कैन नेगोशिएट एट WTO फॉर फेयर रूल्स। एक और पॉइंट इधर पे है कि अदर डेवलपिंग कंट्रीज के साथ मिलकर एक प्रेशर ग्रुप बनाकर WTO को प्रेशराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब गवर्नमेंट कर सकती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। व्हाट स्टेप्स, अब देखो 3 मार्क वाले क्वेश्चन आ गए हैं ना। व्हाट स्टेप्स हैव बीन अडॉप्टेड अंडर द इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट टू प्रोटेक्ट एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ एनिमल्स। क्या लिए गए हैं स्टेप्स भाई, अंडर द इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट टू प्रोटेक्ट एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ एनिमल्स द फॉलोइंग हैव बीन अडॉप्टेड। पहली चीज, इन रिस्पॉन्स टू द कंजर्वेशनिस्ट डिमांड, कंजर्वेशनिस्ट जो थे उनकी जो डिमांड थी फॉर नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम 1960 एंड 1970, 60s और 70s में डिमांड कर रहे थे, किस चीज की डिमांड कर रहे थे, कंजर्वेशन की। द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन 1972। ठीक है, ये पहला स्टेप था कि इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इंप्लीमेंट किया गया। दूसरा क्या, इट कंटेन्ड मैनी प्रोविजंस फॉर प्रोटेक्टिंग हैबिटेट्स, हैबिटेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे इसमें प्रोविजंस लिए गए। ठीक है, द मेन फोकस वॉज ऑन प्रोटेक्टिंग द रिमेनिंग पॉपुलेशन ऑफ सर्टेन एंडेंजर्ड स्पीसीज जैसे कि टाइगर। ठीक है, क्लियर है ये चीज। अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट देखते हैं क्या दिया हुआ है इसमें। फॉर दिस टू बी अकम्प्लिश्ड हंटिंग वॉज बैंड, legal protection was given to their habitat and trade in wildlife was restricted। ठीक है, और क्या किया था, नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वर सेट अप। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने यहाँ पर 4 पॉइंट्स पढ़े, है ना, 2 ये पॉइंट्स हैं और 2 ये पॉइंट्स हैं, इनमें से कोई भी 3 पॉइंट्स हम लिख सकते हैं इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ग्लोबलाइजेशन and greater competition among producers has been of advantage to consumers। Justify the statement with examples। ठीक है, हमको ये स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है कि भैया ये सही लिखा हुआ है कि ग्लोबलाइजेशन के कारण जो प्रोड्यूसर्स हैं उनमें कंपटीशन बढ़ा है जिससे कंज्यूमर्स को एडवांटेज मिला है। तो देखें भाई कैसे हम इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। इट इज़ ट्रू, देखो यहाँ पर अपन को दिखेगा किस तरीके से हम लैंग्वेज फ्रेम कर सकते हैं। It is true that globalization and competition among producers have given a wide range of choice
रिस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विच आर अवेलेबल इन द मार्केट। तो हमको क्या मिल गई है, चॉइस। और क्या, फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल लिया, चाहो तो यहाँ से अलग पॉइंट बना सकते हो। Nowadays Chinese mobiles and Indian mobiles both are available in the market. Consumers can compare the two products in respect of quality, price, suitability and safety and then make their choices. ठीक है, ये 2 पॉइंट यहाँ से अलग अलग बन सकते हैं। फिर क्या, people can get better salary and facilities for their specialized skills in other countries due to globalization and worldwide competition. That is, they can get better job opportunities in any part of the world. ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हो गया। And globalization has facilitated improvement in information and communication technology like computers, internet, telephone, including mobile phones, etc. तो देखो भैया क्वेश्चन क्या था हमारा, समझ में आया, ग्लोबलाइजेशन के कारण कंज्यूमर्स को कैसे फायदा हुआ है, तो ये हमने बताया। देखो इसमें एक पॉइंट अपन को सही लग रहा है, बाकी के ये जो 2 पॉइंट्स हैं इसमें हमें कंज्यूमर्स को उतना अच्छा नहीं दिख रहा है कि कंज्यूमर्स का कोई बहुत ज़्यादा फायदा यहाँ पर हुआ। ठीक है, लेकिन ये वाले पॉइंट में ज़रूर फिर से हमको देखा कि कंज्यूमर को बहुत फ़ायदा हुआ। इस वाले में हमको थोड़ा सा लग रहा है कि यहाँ तो देखो लोगों को सैलरी की बात कर दी, ये तो एम्प्लॉयमेंट की बात कर दी, कंज्यूमर की जगह ये खुद प्रोड्यूसर्स बन जाएंगे फिर, बट फिर भी ये पॉइंट हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसी के ऑप्शन में दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखें, ग्लोबलाइजेशन एंड कंपटीशन अमंग प्रोड्यूसर्स हैज़ बीन ऑफ एडवांटेज टू कंज्यूमर्स। देखो उसी क्वेश्चन को डिफरेंट तरीके से दे दिया, और गिव आर्ग्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट, ये दूसरे तरीके से इसका क्वेश्चन का अपन को पूछ लिया गया। सेम है, चाहो तो वही आंसर लिख सकते हो या चाहो तो ये लिख सकते हो, ये आंसर भी वहां पर भी लिखा जा सकता है। क्या है आंसर, ग्लोबलाइजेशन एंड ग्रेटर कॉम्पिटिशन हैव बीन एडवांटेजियस टू कंज्यूमर्स, द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट सपोर्ट द गिवन स्टेटमेंट। ठीक है, कौन कौन से, देयर इज अ ग्रेटर चॉइस अवेलेबल टू द कंज्यूमर इन गुड्स, देखो भाई क्लियर है ये चीज, ये पॉइंट लिख सकते हैं हम वहां पर भी। द क्वालिटी ऑफ गुड्स हैज बीन इम्प्रूव्ड, क्वालिटी इंप्रूव हुई है। द कॉम्पिटिशन एनकरेजेस द प्रोड्यूसर्स टू इंप्रूव द क्वालिटी टू अट्रैक्ट कंज्यूमर्स। क्वालिटी अट्रैक्ट, क्वालिटी इंप्रूव क्यों हुई है, क्योंकि कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। देन प्राइस ऑफ गुड्स आर लोअर, है ना, ये अपन हेडिंग्स दी हुई है इस तरीके से, है ना, ये जो अपन ने यहाँ पर देखा है ना, प्राइजेस घट गई हैं कैसे, द कॉम्पिटिशन ऑल्सो लोअर्स द प्राइजेस ऑफ प्रोडक्ट्स बिकॉज कंज्यूमर्स बाई चीपर गुड्स एंड कंपनीज वुड ट्राई टू अट्रैक्ट पीपल बाई लोअरिंग द प्राइजेस। और नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, कंज्यूमर्स आर नाउ एबल टू एंजॉय अ बेटर लाइफ, कैसे, ग्लोबलाइजेशन हैज इंप्रूव्ड द स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग इन अ सोसाइटी। और लास्ट क्या है, द वेल ऑफ सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैव एक्सेस टू द हाईएस्ट इंटरनेशनल ब्रांड्स। ठीक है, ये इंपैक्ट है ग्लोबलाइजेशन का कंज्यूमर्स के ऊपर कि कैसे कंज्यूमर्स को इससे फायदा हुआ है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं, एग्जामिन एनी 4 रीजंस फॉर सस्टेन्ड रिलेशनशिप बिटवीन द सिन्हाला एंड, सॉरी सस्टेन्ड नहीं है, स्ट्रेन्ड है ना, स्ट्रेन्ड गड़बड़ जो रिलेशंस थे उनके लिए। एग्जामिन एनी 4 रीजंस फॉर स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप बिटवीन द सिन्हाला एंड द तमिल कम्युनिटीज, इनके बीच में जो रिलेशन गड़बड़ हो गए, तो उसके लिए क्या, एक तरीके से ये पूछ लिया आपको कि मेजॉरिटेरियन पॉलिसीज क्या फॉलो की थी तमिल कम्युनिटी, सॉरी मेजॉरिटेरियन पॉलिसीज क्या फॉलो की थी सिन्हलीज लोगों ने श्रीलंका में, वो बताओ, है ना। तो क्या हुआ यहाँ पर, कैसे रीजन, क्या रीजन थे जिनके कारण स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप थे तमिल्स और सिन्हलीज के बीच में। अब यहाँ पर पहले एक इंट्रोडक्शन टाइप का लिखा और उसके बाद हम रीजंस देंगे। क्या है, आफ्टर द इंडिपेंडेंस 1948 में इंडिपेंडेंस मिली थी श्रीलंका को, द लीडर्स ऑफ द सिन्हाला कम्युनिटी ऑफ श्रीलंका shout to secure dominance over the government by virtue of their majority, majority के कारण तो ये जीतेंगे ही। So they took some majoritarian measures to establish their dominance। क्या लिए इन्होंने, these are, सबसे पहला, in 1956 an act was passed which recognized Sinhala as the only official language, thus disregarding Tamil language। ये पहला जिसके कारण रिलेशंस स्ट्रेन्ड हो गए। दूसरी चीज क्या, प्रेफरेंसेस वर गिवन टू सिन्हाला एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशंस एंड गवर्नमेंट जॉब्स एटसेट्रा।
प्रेफरेंशियल पॉलिसीज फॉलो की जा रही थी, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, स्टेट शेल प्रमोट एंड फॉस्टर बुद्धिज्म अकॉर्डिंग टू न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करके सेनलीज लोगों का जो रिलीजन था उसको प्रोटेक्ट करने की बात कर दी इन्होंने। नेक्स्ट, श्रीलंकन तमिल्स फेल्ट that none of the Sinhalese government or none of the major political parties led by Buddhist Sinhala leaders were sensitive to their language and culture. It increased the feeling of alienation among the Sri Lankan Tamils. ये भी देखो उसी का रिजल्ट हुआ। And the Sri Lankan Tamils launched parties and struggles for the recognition of Tamil as an official language. All these measures strained the relationship between the two communities. तो इस तरीके से आंसर लिखना है अपन को। मेजोरिटेरियन पॉलिसीज पूछी हैं, 5 मार्क का है तो कम से कम 5 पॉइंट्स तो हों, 6 लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिनिमम 5 पॉइंट्स तो हों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। स्टेट एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन द लोकल गवर्नमेंट बिफोर एंड आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1992। यानी 1992 में डिसेंट्रलाइजेशन हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके, तो इसके पहले और इसके बाद में क्या कंडीशन थी, 3 डिफरेंसेस लिखना है अपन को। तो पहले क्या कंडीशन थी वो देखेंगे, फिर बाद में क्या थी वो देखेंगे। तो लोकल गवर्नमेंट इज बेस्ट वे टू रियलाइज एन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। क्या, दैट द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अब ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की 1992 के पहले क्या कंडीशन थी वो देखते हैं। इट वॉज डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। ये हालांकि अभी भी है ना, डायरेक्ट एकदम एब्सोल्यूट कंट्रोल नहीं है, लेकिन है ना। इलेक्शंस वर नॉट हेल्ड रेगुलरली, इलेक्शंस नहीं होते थे रेगुलरली, एंड लोकल गवर्नमेंट्स डिड नॉट हैव एनी पावर्स और रिसोर्सेज ऑफ देयर ओन। अब चेंज क्या आया, ये तो चेंज हो गए कि इलेक्शंस रेगुलरली होने लगे और खुद की पावर्स मिल गई। लोकल गवर्नमेंट्स हैव गॉट सम पावर्स ऑफ देयर ओन, ठीक है। इलेक्शंस वर हेल्ड रेगुलरली, एंड तीसरा क्या, एन इंडिपेंडेंट स्टेट इलेक्शन कमीशन इज रिस्पॉन्सिबल टू कंडक्ट द इलेक्शन। पहले स्टेट इलेक्शन कमीशन नहीं था, अब हो गया, जो ये सब इलेक्शंस कंडक्ट करवाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 5 मार्क का अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, बीजेपी वांट्स फुल टेरिटोरियल and political integration of Jammu and Kashmir. Explain the Article 307 of Indian Constitution according to which Jammu and Kashmir is enjoying special privileges. ठीक है, अब देखो ये इस तरीके का क्वेश्चन नहीं पूछेंगे क्योंकि आपको आर्टिकल 307 नहीं बताया गया है, पढ़ाया नहीं गया, लेकिन अब चूंकि ये सैम्पल पेपर है, सैम्पल पेपर में ये दे सकते थे इस तरीके का, थोड़ा सा आपको नॉलेज मिल जाएगा इससे। इसको समझें क्या है। दो जम्मू एंड कश्मीर इज अ स्टेट लाइक अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया, है ना, पुराना डेटा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अब तो जम्मू एंड कश्मीर क्या हो गया, यूनियन टेरिटरी हो गया है। यट अंडर इंस्ट्रूमेंट असेशन it is given a special status, and for this purpose article 370 is inserted into constitution, under which the comparison to other states of India, ठीक है, दूसरी स्टेट्स के कंपैरिजन में इसको कुछ स्पेशल पावर्स दी गई आर्टिकल 370 के थ्रू। जम्मू एंड कश्मीर गिवन मोर ऑटोनॉमी, बाकी की स्टेट्स के कंपैरिजन में ज़्यादा ऑटोनॉमी दी गई इनको, ठीक है। Many articles of Indian Constitution of India, Indian Constitution नहीं, Constitution of India है ना, many articles of the Constitution of India do not apply to the state of Jammu and Kashmir. For example, Article 3 of Indian Constitution. अब देखो ये भी आपको नहीं पता Article 3 क्या है, तो इस पर ज़्यादा भी दिमाग नहीं लगाना आप, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आने के चांसेस कम हैं, बहुत ही कम है, ठीक है। The people of other states cannot purchase property there. ये सारे पॉइंट्स हम वहां पर लिख सकते हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 मार्क का नहीं, अब 5 मार्क का क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। डिस्क्राइब द कंडीशन विच लेड टू टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इन इंडिया। क्या चीज़ें हैं जिसके कारण टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हुए, है ना, एग्रीकल्चर वाले चैप्टर से क्वेश्चन है। तो क्या चीज़ें थी जिसके कारण इंडिया में टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हुए। सबसे पहला देखते हैं, एग्रीकल्चर हैज़ बीन इन प्रैक्टिस इन इंडिया फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। ये तो हम इसको एक हेडिंग की तरह बना सकते हैं, या फिर इन दोनों को मर्ज कर देंगे। कंटिन्यूड यूज ऑफ लैंड विदाउट वेल मैच्ड टेक्नो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स लेड टू
स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। ये हमारा पॉइंट बन जाएगा पहला, दोनों को मर्ज करके। दूसरा क्या, इन स्पाइट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोर्सेस ऑफ एग्रीकल्चर इरिगेशन most of the farmers in large parts of our country still depend upon monsoon and natural fertility of soil। ये दूसरा पॉइंट हो गया कि क्यों हमें ये रिफॉर्म्स करने पड़े उस पर। तीसरी चीज क्यों रिफॉर्म करने पड़ रहे थे, आवर पॉपुलेशन ग्रू एट अ फास्टर रेट देन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। जितनी तेजी से एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ रहा था उससे कई गुना ज्यादा तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रही थी। Agriculture, which provides a livelihood for more than 60% of its population, needs some serious technical and institutional reforms। ठीक है, और क्यों चाहिए ये रिफॉर्म्स, एक्सप्लॉइटेशन बाय लोकल मनी लैंडर्स एंड मिडिलमैन, ये एक्सप्लॉइट कर रहे हैं इसीलिए ये रिफॉर्म्स चाहिए। लैक ऑफ इंश्योरेंस अगेंस्ट नेचुरल कैलामिटीज, ये इसकी कमी है, इसीलिए क्या चाहिए अपन को, एग्रीकल्चर में अपन को टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा प्रिमिटिव मेथड्स ऑफ फार्मिंग, ये हैं इंडिया में अभी भी कई जगह यूज़ की जा रही हैं, इसीलिए हमें टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। ठीक, अगले क्वेश्चन पर नहीं, उसी का और मैं दूसरा क्वेश्चन है, ऑप्शनल क्वेश्चन जो दिया हुआ है, विच आर द टू मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, डिस्क्राइब 4 जियोग्राफिकल कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। नॉर्थ इंडिया की कौन सी स्टेट्स हैं जहां पर कॉटन प्रोड्यूस होता है, वो है हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश, और इसकी ग्रोथ के लिए जो रिक्वायर्ड जियोग्राफिकल कंडीशन है जरा अब हम उस पर फोकस करते हैं। सबसे पहली कंडीशन क्या, कॉटन ग्रोज वेल इन ड्रायर पार्ट्स ऑफ ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल ड्यू टू द फैक्ट दैट इट इज आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन। ये नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, लेकिन पहला पॉइंट लिखना है। ठीक, फिर दूसरा पॉइंट क्या, इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल और इरिगेशन। ठीक है, लेकिन जब कॉटन बॉल्स हो गई उस समय नहीं चाहिए रेनफॉल। रेनफॉल एट द टाइम ऑफ बस्टिंग ऑफ द कॉटन बॉल्स इज हार्मफुल एज इट स्पॉइल्स द कॉटन बॉल। ठीक है, ये चीज आपको बुक में नहीं दी हुई है, अलग से दी हुई है, आप चाहो तो इसको याद रख सकते हो, यहां से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते थे। ठीक है, इट ऑल्सो रिक्वायर्स 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज एंड ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ, ये भी चाहिए। इट इज अ खरीफ क्रॉप एंड रिक्वायर्स 6 to 8 months टू मैच्योर। ठीक है, 6 से 8 महीने का समय लगेगा कॉटन की ग्रोथ में। एंड मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। ये वो मेन स्टेट्स हैं जहां पर कॉटन प्रोड्यूस होता है। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, देन हाउ वुड यू जस्टिफाई दैट द एक्ट ऑफ यूनियन वाज अ मेजर सेटबैक टू द स्कॉटिश आइडेंटिटी। अब आपको बताना पड़ेगा कि एक्ट ऑफ यूनियन से स्कॉटिश लोगों को क्या क्या नुकसान हुआ, तो वो हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो एक्ट ऑफ यूनियन साइन हुआ 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में, एंड दिस रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, इसका मतलब क्या था, देखो यहाँ कितना अच्छा लैंग्वेज में चेंज किया इन्होंने, मेंट इन इफेक्ट दैट इंग्लैंड वाज एबल टू इंपोज इट्स इन्फ्लुएंस ऑन स्कॉटलैंड। इट प्रूव टू बी अ मेजर सेटबैक टू स्कॉटिश आइडेंटिटी सिंस, क्यों, पहली चीज जो ब्रिटिश पार्लियामेंट बनी, क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड दोनों के लोग हैं, लेकिन इस ब्रिटिश पार्लियामेंट में कौन डोमिनेट कर रहा था, वाज हेंसफोर्थ डोमिनेटेड बाय इट्स इंग्लिश मेंबर्स। ठीक है, दूसरा क्या, the growth of a British identity meant that Scotland's distinctive culture and political institutions were systematically suppressed। ठीक है, political institutions को ठीक है सप्रेस कर दिया गया, उनके कल्चर को सप्रेस कर दिया गया। अगला, Catholic clans that inhabited the Scottish Highlands suffered terrible repression whenever they attempted to assert their independence। तो इनको सप्रेस कर दिया गया, रिप्रेस कर दिया गया जब भी इन्होंने इंडिपेंडेंस गेन करने की कोशिश की। एंड द स्कॉटिश हाईलैंडर्स वर फॉरबिडन टू स्पीक देयर गैलिक लैंग्वेज और वियर their national dress, and large numbers were forcibly driven out of their homeland। तो ये सेटबैक है कि नहीं है, तो ये सब हमको लिखना पड़ेगा अपने आंसर में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये ऑप्शन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है,
Napoleon had destroyed democracy in France, but in administrative field he had incorporated revolutionary principles in order to make the whole system more rational and efficient. अब इसको हमको एनालाइज करना है स्टेटमेंट को विथ आर्ग्यूमेंट्स कि ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं, नेपोलियन बिकेम द रूलर ऑफ फ्रांस ऑन 2 दिसंबर 1804। ये डेट याद रखना कंपलसरी नहीं है, आपकी एनसीईआरटी में नहीं दी है तो आपको ये रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये सैंपल पेपर में अलग से दी हुई है तो अपन याद रख सकते हैं हमारे जनरल नॉलेज के लिए, लेकिन अब कंपलसरी नहीं है कि ये लिखो। डेट्स, ये जो इस तरीके की डेट्स होती हैं ये कुछ कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट होती हैं, हर जगह नहीं। हमें कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा फोकस करना है और डेट्स पर कम, ठीक है। तो वो राजा बना, क्या किया उसके बाद, ही स्टैब्लिश्ड अ मोनार्किकल पॉलिटिकल सिस्टम, मोनार्की स्टैब्लिश करी। ही वॉज वरीड बाई द डेमोक्रेटिक फोर्सेज अनलीस्ड बाई द रेवोल्यूशन। डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हो रही थी रेवोल्यूशंस के कारण, तो उससे तो ये थोड़ा सा घबराया हुआ था, लेकिन क्या किया उसने, बट एट द सेम टाइम he did not want to ignore them entirely, ignore नहीं किया, तो उन्होंने क्या किए, he introduced some reforms in the administrative system, ठीक। he tried to make the whole system more rational and efficient। कैसे करना चाहता था उस पर अभी हम वर्क करेंगे। to achieve this goal he took some important steps। कौन से steps लिए उसने, अब जरा उस पर बात करते हैं। ये हैं वो steps। the civil code of 1804, also known as Napoleonic Code, abolished all the privileges based on birth, established equality before law and gave right to property to the people। ठीक है, ये पहली चीज देखो, इससे अब लोगों को थोड़ी सी शांति मिलेगी, रिवोल्यूशंस में पार्टिसिपेट शायद नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरा क्या, द कोड विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन रीजन्स अंडर फ्रेंच कंट्रोल। ये जो कोड था, द कोड also introduced in the regions under French control like Italy, Germany, Switzerland, simplified administrative divisions, abolished the feudal system, है ना। अपन चाहे तो ये अलग से एक पॉइंट बना सकते हैं, यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया, ये अलग से पॉइंट बना दिया कि simplified, he also simplified administrative divisions, abolished the feudal system and freed peasants from serfdom and manorial dues, ठीक है। और क्या किया इसने, यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर्स वर अडॉप्टेड, अ कॉमन नेशनल करेंसी हेल्प्ड इन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन, ठीक है। इस तरीके से आंसर लिखना है, और 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। मोर ओवर गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स वर इंप्रूव्ड। इससे क्या हुआ, बाय दिस न्यू पॉलिसीज पीजेंट्स, आर्टिजन्स, workers and new businessmen were benefited and started to enjoy newfound freedom, ठीक है। Thus it can be concluded that Napoleon had destroyed democracy in France, but in administrative field he had incorporated revolutionary principles। दिख रहे हैं revolutionary principles, ठीक, क्लियर ये चीज। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं अपन, क्या है हमारा अगला क्वेश्चन भाई, देखते हैं। डेमोक्रेसी इज बेस्ट सीटेड टू प्रोड्यूस बेटर रिजल्ट्स, एग्जामिन द स्टेटमेंट। अब देखो यहाँ पर जो आंसर की में अपन को आंसर मिला ना, ये ऐसा लग रहा है 9th क्लास से उठा के इन्होंने आंसर यहाँ पर रख दिया है ना। हम चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं। डेमोक्रेसी इज बेस्ट सीटेड टू प्रोड्यूस बेटर रिजल्ट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस, है ना। गलत नहीं है, हम ये लिख सकते हैं, इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, है ना। अब ये हमको आखिरी जो चैप्टर हमने पढ़ा है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, उसमें अपन पढ़ते हैं व्हाई डेमोक्रेसी इज बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो उसमें हम इतना पढ़ते हैं, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन नहीं है उतना पूरा। ये एक्सप्लेनेशन आपने 9th क्लास में पढ़ा है, वो वहां से यहाँ लिया गया है, तो अपन भी ले सकते हैं, ठीक है। तो क्या करती है डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। इन अ डेमोक्रेसी डिसीजंस आर मेड आफ्टर डिबेट्स एंड डेलिब्रेशंस। ऑल्सो these decisions are made by the elected representatives of the people who are answerable to the people themselves, and these elected representatives belong to all strata of the society, सबको represent कर रहे हैं। so decision taken are all inclusive, मतलब कि acceptable होता है, ज़्यादातर लोग accept करते हैं क्योंकि जिन्होंने वो decision लिया वो हर एक section को belong करने वाले लोगों को represent कर रहे हैं, ठीक। दूसरा क्या, प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है,
देयर आर अ फेयर रूम एंड methodologies, है ना, देयर आर अ फेयर रूम्स एंड methodologies टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप। ठीक है, इसीलिए ये क्या कर रही है, रिजॉल्व कर रही है कॉन्फ्लिक्ट्स को। देयर इज प्रॉपर पावर शेयरिंग, इसके कारण रिजॉल्व होता है ये कॉन्फ्लिक्ट। प्रॉपर पावर शेयरिंग विच हेल्प्स इन रिड्यूसिंग कॉन्फ्लिक्ट्स एज पावर इज नॉट कंसंट्रेटेड इन वन हैंड, पावर का डिवीजन होता है इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो पाते हैं। ठीक है, अलाउज रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स, ये भी हमने पढ़ा है कैसे करती है। द बेस्ट पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी व्हेन इट कम्स टू प्रोड्यूसिंग बेटर रिजल्ट इज दैट इट प्रोवाइड्स अ रूम टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक्स। कैसे, इट इज द पीपल्स who ultimately decide whether the outcome result is good or not। हम डिसाइड करते हैं, तो चूंकि हम डिसाइड कर रहे हैं तो हमारे हिसाब से आउटकम आता है, मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। और में दिया हुआ है ये क्वेश्चन, 5 मार्क के हर क्वेश्चन में और में क्वेश्चन आ रहा है। व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी की डीमेरिट्स क्या हैं, है ना। तो ये भी हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि इसके डीमेरिट्स क्या हैं। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से यहाँ नहीं पूछा जाना चाहिए, बट फिर भी प्रैक्टिस के लिए है तो देखते हैं। आंसर भी हमें 9th क्लास वाला ही मिलेगा कि डेमोक्रेसी इज बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इट गिव्स इक्वल राइट्स एंड फ्रीडम टू एवरी इंडिविजुअल्स, ये होता है, बट देन ऑल्सो इट हैज सम डीमेरिट्स। कौन कौन सी हैं देखते हैं। सबसे पहली क्या दी हुई है, अनस्टेबल गवर्नमेंट, है ना, अनस्टेबल हो जाती है गवर्नमेंट। There are lots of political parties in a democracy that are allowed to criticize the government and its policies। बहुत सारी होती हैं ऐसी पार्टीज जो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रही हैं, उसकी पॉलिसीज को क्रिटिसाइज कर रही हैं, और कुछ बार क्या होता है, इट लीड्स टू डाउनफॉल ऑफ द रूलिंग पार्टी एंड री इलेक्शंस। ठीक है, बीच में मिड टर्म इलेक्शन करने पड़ते हैं, पूरा टर्म ही कंप्लीट नहीं कर पाए। दिस गिव्स इंस्टेबिलिटी टू द गवर्नमेंट, अब इंस्टेबिलिटी आ गई। Most of the times no party gets a majority and coalition government is formed, this leads to uncertainty। कभी भी वो अपना सपोर्ट हटा सकते हैं और गवर्नमेंट गिर सकती है। ठीक है, देन स्लो एंड इनएफिशिएंट गवर्नमेंट, एक स्लो और इनएफिशिएंट गवर्नमेंट होती है। डेमोक्रेसी के डीमेरिट्स बताने, इसमें हम ये बता रहे हैं कि डेमोक्रेसी इज स्लो इन इट्स फंक्शनिंग। The decision-making process involves long debates and deliberations in parliament. This takes a lot of time before the decisions are actually taken. फिर incompetence democracy allows every individual to voice his concern. As a result, everybody focuses on his personal interest. कोई ओवरऑल इंटरेस्ट नहीं देख रहा, सब अपना पर्सनल इंटरेस्ट देख रहे हैं, and not the collective interest which sometimes leads to incompetent and wrong selections of the candidates in the government, है ना। ऐसा हो जाता है कई बार डेमोक्रेसी में, तो डेमोक्रेसी बेटर होने की जगह और वर्स हो जाती है। ठीक है, रोल ऑफ मनी पावर बढ़ रहा है, तो रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर इन अ डेमोक्रेसी ये इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, कैसे भाई, मनी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल एट द टाइम ऑफ इलेक्शंस, क्योंकि कैंपेन्स करने होते हैं, है ना। तो अ लॉट ऑफ मनी इज नीडेड टू ऑर्गेनाइज डेमोन्स्ट्रेशंस, पब्लिक मीटिंग्स, स्पीचेस। हेंस द कैंडिडेट्स who can raise a lot of money for the party are given party ticket. Also, candidates with criminal connections sideline the eligible candidate। ये गुंडागर्दी करके जो eligible candidate है उसको हटा के खुद पार्टी का टिकट ले लेते हैं कई बार। एंड लास्ट क्या दिया हुआ है, no scope for morality। मतलब इन अ डेमोक्रेसी elections are all about power play and competition, so candidates use dirty tricks to win elections, है ना। तो मोरालिटी के लिए कोई स्कोप नहीं है। ठीक है, तो ये आंसर हमको इस तरीके से लिखना है। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एन्यूमरेट द कॉजेज ऑफ रूरल अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। रूरल एरियाज में अनएम्प्लॉयमेंट के क्या क्या रीजंस हैं, उस पर अब फोकस करना है। तो क्या है भाई, द फॉलोइंग आर द कॉजेज ऑफ रूरल अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। पहला क्या है, लैक ऑफ एजुकेशन एंड स्किल्स। ठीक, रूरल एरियाज में इनकी दिक्कत तो होती है। तो रूरल एरियाज आर फार बिहाइंड इन एजुकेशन एंड दस आर नॉट एबल टू एक्सेस द रिक्वायर्ड स्किल्स, है ना। ठीक, अगला क्या आ जाएगा, लैक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, वहाँ पर इंडस्ट्रीज ही नहीं है,
है ना, जिसके कारण लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता। तो इवन आफ्टर मोर देन 60 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस more than 80% of the people are dependent on agriculture for their livelihood। ये हम कंट्री की पॉपुलेशन की नहीं कर रहे, कंफ्यूज नहीं होना। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार 60% अभी बोला था, अभी 80% पे आ गए। हम रूरल एरियाज की जो टोटल पॉपुलेशन है ना, रूरल एरियाज में जो 100% लोग रह रहे हैं, उनमें से 80% लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट हैं आज भी अपने लाइवलीहुड के लिए। वो वाला 80% है, ये टोटल पॉपुलेशन का नहीं, ठीक है। सो more than 80% of the people are dependent on agriculture for their livelihood। chances of disguised unemployment are very high in agriculture। होता है, 4 लोगों की जरूरत है, 8 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट है, वो दिख नहीं रहा है भले ही। देन स्ट्रेस ऑन फैमिली ऑक्यूपेशन, जो फैमिली ऑक्यूपेशन है उसी में सब लोग आते जा रहे हैं, है ना। तो मोर फैमिली मेंबर्स आर सपोज्ड टू असिस्ट इन द प्रोडक्शन, ठीक है, ये एक्सपेक्ट भी किया जाता है उनसे, प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स रेदर देन गोइंग फॉर अदर ऑक्यूपेशंस। दूसरे ऑक्यूपेशंस में जाने की जगह ये कहते हैं खेती बाड़ी में हेल्प करो, है ना। बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट एग्रीकल्चर इज लेबर इंटेंसिव, बहुत ज़्यादा लेबर की ज़रूरत होती है एग्रीकल्चर में, ठीक। नो एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज़, कोई अपॉर्चुनिटी के लिए एक्सेस ही नहीं है। रूरल एरियाज एंड ऑक्यूपेशंस आर डिवॉइड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स मेक्स द पॉसिबिलिटी ऑफ लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है रूरल एरियाज में, ऑक्यूपेशंस नहीं है, इसीलिए लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी है और रूरल एरियाज में अनएम्प्लॉयमेंट है। देन लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, सीजनल रोड्स हैं, लैक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ऑल दीज थिंग्स कीप द रूरल एरियाज फार बिहाइंड द डेवलपमेंट। और लास्ट, डोमिनेशन ऑफ प्राइमरी सेक्टर, जैसे एग्रीकल्चर की हमने अभी बात की कि मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ रूरल एरियाज आर इन्वॉल्व्ड इन प्राइमरी एक्टिविटीज, द पॉसिबिलिटी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द प्राइमरी सेक्टर इज मोर, इसीलिए रूरल एरियाज में अनएम्प्लॉयमेंट है। इसका भी ऑप्शन में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या है क्वेश्चन? वर्कर्स आर एक्सप्लॉइटेड इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट? यस। एक्सप्लेन रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर, ठीक है, क्या है आंसर देखिए। दिस सेक्टर डू नॉट फॉलो गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया अनऑर्गेनाइज सेक्टर का। तो वर्कर्स तो एक्सप्लॉइट होंगे क्योंकि गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ फॉलो नहीं किए जाते हैं। दूसरा, जॉब्स आर लो पेड एंड ऑफन नॉट रेगुलर, इसीलिए वर्कर्स एक्सप्लॉइट होते हैं क्योंकि जॉब रेगुलर नहीं है और पैसा भी कम मिल रहा है। देयर इज नो फिक्स्ड नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स, ये भी फिक्स नहीं है। ऑल्सो there is no provision of overtime and no paid holidays or leaves is given, paid holidays भी नहीं है, overtime भी नहीं मिल रहा। employment is not secure, workers can be removed at any time without assigning a reason, ठीक है, कोई रीजन दिए बिना उनको निकाला जा सकता है। और क्या रीजंस हैं भाई? some kind of, और क्या तरीके से एक्सप्लॉइट होते हैं? some kind of work is seasonal in nature and temporary workers are employed, they become unemployed after the season is over, तो exploitation है वर्कर का। The government rules and regulations like the Factories Act, Industrial Disputes Act, Minimum Wages Act, etc. are not followed. No other facilities like Provident Fund, gratuity, sick leave are given. Exploitation है, ये कुछ नहीं मिल रहा। Working conditions are often poor, no allowances are given and no medical benefit is given। हम चाहें तो इनको मर्ज कर सकते हैं छोटे छोटे पॉइंट्स को, ठीक है। इन सब के बेसिस पर हम कह सकते हैं ना कि वर्कर्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, ठीक। अब आ जाते हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पे। तो हमारा पहला केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन क्या है? चला पहले हम केस स्टडी पढ़ लेते हैं भाई अच्छे से। क्या दिया हुआ है? ये जियोग्राफी से केस स्टडी दिख रही है अपन को। द एयर ट्रैवल टुडे इज द फास्टेस्ट, मोस्ट कंफर्टेबल and prestigious mode of transport. It can cover very difficult terrains like high mountains, dreary deserts, dense forest and also long oceanic stretches with great ease. Think of the northeastern part of the country marked with the presence of big rivers, dissected relief, dense forest and frequent floods and international frontiers, etc.
इन द एब्सेंस ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट। यदि एयर ट्रांसपोर्ट ना हो और ये सारी कंडीशन हो तो पॉसिबल ही नहीं है ट्रैवल कर पाना, या है तो लेकिन बहुत मुश्किल होगी। देन एयर ट्रैवल हैज मेड access easier. The air transport was nationalized in 1953. On the operational side, Indian Airlines, Alliance Air, a subsidiary of Indian Airlines, private scheduled airlines and non-scheduled operators provide domestic air services. Air India provides international air services. Pawan Hans Helicopter Limited provides helicopter services to Oil and Natural Gas Corporation in its offshore operations to inaccessible areas and difficult terrain like the northeastern states and the interior part of Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh and Uttarakhand. ठीक है, Indian Airlines operations also extend to the neighboring countries of South and Southeast Asia and the Middle East. Air travel is not within the reach of common people. It is only in the northeastern states that special provisions are made to extend the services to the common people. वहाँ सब्सिडी वगैरह दी जाती है। तो इसके बेसिस पर क्वेश्चन क्या है, देखो पहला क्वेश्चन, What functions are performed by Pawan Hans Helicopter Limited? क्या है? Pawan Hans Helicopter provides helicopter services to Oil and Natural Gas Corporation. ठीक है, ये हमारा आंसर हो सकता है। इतना भी लिखेंगे तो चलेगा, है ना, बट और एक्सप्लेन करना तो कर सकते हैं। In its offshore operations to increase to inaccessible areas and difficult terrains like northeastern states and the interior parts of Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh and Uttarakhand. चाहो तो कट शॉर्ट कर सकते हैं अपन इसको, ठीक है। ये आंसर हमको पैराग्राफ में मिल गया, ठीक। दूसरा, वाई एयर ट्रेवल प्रेफर्ड इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, है ना, ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन है। इसमें भी एक ही पॉइंट लिखना है लेकिन बहुत सारा एक्सप्लेनेशन दिया है। The air transport is considered an important means of transport in the northeastern part of the country because big rivers, क्या होता है, because of the presence of big rivers like Brahmaputra, it is difficult to construct roads and railway lines. मान लो construct कर भी दी, then moreover rivers are often flooded, therefore airways are suitable. ठीक है, dissected relief है। The uneven surface is not suitable for construction of roadways. Laying down the railway line is a costly affair. बहुत मतलब roadways तो फिर भी हो सकता है बट रेलवे लाइन बनाना तो वहाँ बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ेगा। Such areas can be easily travelled by air. ठीक है, 2 में से कोई एक लिख सकते हैं क्योंकि 1 मार्क का क्वेश्चन है। और भी दिए हुए हैं, dense forest hamper the construction of roadways and railways and international frontiers हैं and international borders of Bangladesh, Myanmar, China be easily traveled by airways without much hassle. ठीक है, तो ये पॉइंट्स अपन को यहाँ पर मिल जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये 2 मार्क का होगा। Why is the air transport more useful nowadays? Give 2 reasons. क्यों ज़्यादा यूजफुल है? The air travel today is the fastest, most comfortable and prestigious mode of transport. इसीलिए हमारे लिए ये यूजफुल है। दूसरा क्या? It can cover very difficult terrain like high mountains, deserts, dense forest and long oceanic stretches with great ease. The air travel has made access easier. है ना, ये तो होता है भाई, आप जहाँ पर नहीं जा सकते हो बस और ट्रेन से, एरोप्लेन से आसानी से जा सकते हो, लेकिन महंगा बहुत है। It helps oil and natural gas companies in their offshore operations and it also very useful for rescue operations. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई, है ना, रेस्क्यू ऑपरेशंस ड्यूरिंग नेचुरल एंड ह्यूमन मेड कैलामिटीज लाइक फ्लड्स, अर्थक्वेक्स, फेमाइन, एपिडेमिक्स एंड वॉर। ऐसे टाइम में एयर ट्रैवल ही सबसे ज़्यादा सूटेबल होता है। ठीक है, दूसरा केस स्टडी देखते हैं। रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्या है भाई एक्सट्रैक्ट? द मूवमेंट स्टार्टेड विथ मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन द cities. Thousands of students left government-controlled schools and colleges. Headmasters and teachers resigned and lawyers gave up their legal practices. The council elections were boycotted in most of the provinces except Madras, where the Justice Party, the party of non-Brahmins, felt that entering the council was one way of gaining some power, something that usually only Brahmins had access to. नेशनलिज्म इन इंडिया का है भाई, है ना।
The effects of non-cooperation on the economic front were more dramatic. Foreign goods were boycotted, liquor shops picketed, and foreign clothes burnt in huge bonfires. The impact of foreign clothes halved between 1921, import है, impact नहीं. The import of foreign clothes halved between 1921 and 1922. Its value dropping from rupees 102 crores to 57 crores. In many places, merchants and traders refused to trade in foreign goods or finance foreign trade. As the boycott movement spread and people began discarding imported clothes and wearing only Indian ones, the production of Indian textile mills and handlooms went up. ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बनते हैं? What role did Justice Party play in boycotting council elections? इनने तो boycott नहीं किए, तो हम क्या लिखेंगे? Justice Party, the party of non-Brahmins, wanted to contest elections to the council as it was one of the ways to gain some power that usually only Brahmins had access to. हमें आंसर पैराग्राफ में ही मिला इसमें. ठीक है. How were the effects of non-cooperation on the economic front dramatic? कैसे थे? Merchants refused to trade in foreign goods और finance foreign trade. और भी चाहे तो लिख सकते हैं, बहुत सारा आंसर इसमें अपन. ठीक है. Explain the effect of boycott movement on the foreign textile trade. क्या था effect boycott movement का? As the boycott movement spread, people began discarding imported clothes and wearing only Indian ones. The production of Indian, यहाँ से हम दूसरा point बनाएंगे. The production of Indian textile mills and handlooms went up. ठीक है, ये point हमको दो अलग अलग बनाने, 2 points बनेंगे तो अपन को 2 marks मिलेंगे. ठीक है, 2 mark का question है क्योंकि ये. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं अपन. रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. फॉर सेंचुरीज silk and spices from China flowed into Europe through the Silk Route. In the 11th century, Chinese paper reached Europe by the same route. Paper made possible the production of manuscripts carefully written by scribes. Then in 1295, Marco Polo, a great explorer, returned to Italy after many years of exploration in China. China already had the technology of woodblock printing. Marco Polo brought this knowledge back with him. ठीक है, मैंने woodblock printing ये वापस लेकर आया अपने साथ. Now, Italians began producing books with woodblocks and soon the technology spread to other parts of Europe. Luxury editions were still handwritten on very expensive vellum, meant for aristocratic circles and rich monastic libraries, which scoffed at printed books as cheap vulgarities. Merchants and students in the university towns bought the cheaper printed copies. The production of handwritten manuscripts could not satisfy the ever-increasing demand of books. Copying was an expensive, laborious, and time-consuming business. Manuscripts were fragile, awkward to handle, and could not be carried around or read easily. Their circulation therefore remained limited. With the growing demand for books, woodblock printing gradually became more and more popular. क्या क्वेश्चन बना यहाँ से? Despite the introduction of print culture, why were luxury editions still handwritten? क्यों? क्योंकि जो रिच मोनेस्टिक लाइब्रेरीज थी, दे स्कोप्ड एट प्रिंटेड मटेरियल, उसकी बुराई कर रहे थे ना. तो लग्जरी एडिशंस वर हैंड रिटन ऑन एक्सपेंसिव वेलम, meant for aristocratic circles and rich monastic libraries which scoffed at printed books as cheap vulgarities. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. Describe any 2 drawbacks of handwritten manuscript in comparison to printed material. बहुत सारे पढ़े थे, कोई भी 2 लिख सकते हैं. 2 drawback क्या हैं? Copying was an expensive, laborious and time-consuming business. Manuscripts were fragile, awkward to handle and could not be carried around or read easily. ठीक है, बहुत सारे और भी पढ़े थे हमने. What was Marco Polo's contribution to print culture? क्या था contribution? पहला point, in 1295 Marco Polo returned to Italy after many years of exploration in China and he brought the knowledge of woodblock printing with him. यूरोप लेके गया, ये इसका कंट्रीब्यूशन है प्रिंट कल्चर में. ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स हम लिखेंगे. ठीक.
अब देखियो भाई, मैप वर्क आ गया, ये आखिरी क्वेश्चन है। पहले तो हिस्ट्री की बात करते हैं। द प्लेस वेयर इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन वॉज हेल्ड इन 1927, तो मद्रास में हुआ था। एंड द प्लेस एसोसिएटेड विथ मूवमेंट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स, तो ये चंपारण था, बिहार, है ना। तो देखें जरा, इसको मार्क कर लेते हैं अपन यहाँ पर, चंपारण बिहार, यहाँ आएगा चंपारण बिहार, है ना। और मद्रास कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा मद्रास, ठीक है। ये अपन 2 लिख देंगे, ठीक। ये आ जाएगा A, ठीक है, ये आ जाएगा B, ठीक। चाहे तो हम यहाँ नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 1 पॉइंट। दूसरा देखें जरा, ये 5 दिए हुए हैं, इनमें से कोई 3 करनी है। कांडला मेजर सी पोर्ट, गांधीनगर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, टेलचर कोल फील्ड, रावत भाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट एंड राजा संसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। देखो हम ये सभी कर सकते हैं, राजा संसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, रावत भाटा, ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, कांडला पोर्ट गुजरात, गांधीनगर कैपिटल है गुजरात की, ठीक है, टेलचर उड़ीसा में है, ठीक है। ये 5 लोकेशंस अपन ने यहाँ पर मार्क कर ली। इस तरीके से आपको आएगा, पूछा जाएगा, ठीक है। क्लियर है ये चीज़। चलिए, ये हमारा यहाँ पर सैम्पल पेपर जो था ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है। ये आपको सेशन हमारा कैसा लगा, हमें हमारे कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइए। और ये जो हमारी सीरीज़ चल रही है, इन सीरीज़ के आगे जो वीडियोस आने वाले हैं उसके लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपके एग्ज़ाम्स की बहुत अच्छे से तैयारी करवाने वाले हैं, तो अपने एग्ज़ाम्स में बेहतर रिजल्ट्स के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।